हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड वेरी नाइस। चल बेटा, लास्ट क्लास में हमें काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का चैप्टर चालू किए थे। छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है बेटा। उसमें हमें एजम्पशंस ऑफ केटीजी पढ़ चुके थे कल। वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मतलब केटीजी चैप्टर को अंदर जाने से पहले दरवाजे पे रोकते हैं चैप्टर, अपने को बोलते हैं कि आप अंदर जाना है तो फिर ये चीजें मान के जाओ, तभी आपको अंदर जो भी आपको डेफिनेशन या जो भी डेरिवेशन या न्यूमेरिकल करना है वो आसान जाएगा, नहीं तो आप पागल बन जाओगे। तो वो एजम्पशंस क्या है वो हम कल क्लास में देख चुके थे। मैंने कल दिया कि नहीं दिया एजम्पशंस ऑफ केटीजी? हाँ सर दिए। रिवीजन किया क्या? नहीं किए सर, गधे, मेरे को मालूम है आप करते नहीं। एक सेकंड स्क्रीन को पॉज करके पहले रिवीजन करो एजम्पशंस ऑफ केटीजी का। करे क्या? चलो ये उम्मीद रखता हूं कि आप लोग रिवीजन किए हैं, फिर भी एक बार मैं सारे पॉइंट्स फटाफट रिवाइज कर लेता हूं। देखो बेटा, एजम्पशंस ऑफ केटीजी में फर्स्ट पॉइंट क्या है? गैस के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स रहेगा और वो उस मॉलिक्यूल की साइज इतने छोटे हैं कि उसका साइज को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली घूमते हैं सारे डायरेक्शंस में, कुछ भी वेलोसिटी से। ऐसा कुछ रूल नहीं है, उसका रूल और रेगुलेशन नहीं है, ट्रैफिक रूल्स नहीं है, कैसे भी चलता है, किसी भी तरफ घूमता है, कुछ भी वेलोसिटी से घूमता है। all molecules are in continuous random motion in all directions with all possible velocities। दिया कि नहीं दिया कल? हाँ सर दिए है। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं? कभी रैंडमली घूमते हैं, सब सारे मॉलिक्यूल रैंडमली घूमते रहता है, कुछ रूल्स नहीं है, ट्रैफिक रूल्स, तो क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट वही हो जाता है, वही बोलते हैं पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में कोलिजन्स होता है और पार्टिकल और कंटेनर की दीवार के बीच में भी कोलिजन हो जाता है। यह हुआ था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट बोला कि ये जो कोलिजन्स होता है बेटा, दो कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल जब ट्रैवल करते हैं वो स्ट्राइट लाइन में ट्रैवल करते हैं। मान लो इधर पहला कोलिजन हुआ, इधर दूसरा कोलिजन, तो पहला कोलिजन और दूसरा कोलिजन के बीच में ऐसा कर्व में नहीं जाता है, स्ट्राइट लाइन में जाता है मॉलिक्यूल। कैसे जाता है? स्ट्राइट लाइन। इसको कहते हैं ब्राउनियन मोशन। कल बताया था मैंने ब्राउनियन मोशन, है कि नहीं बेटा? हाँ सर बताया सर। कैसे रहता है बेटा ब्राउनियन मोशन? मान लो पार्टिकल यहां पे चालू हुआ है तो इस तरफ जा रहा है मान लो, फिर जाने के बाद मान लो इधर कोलिजन हो गया तो डायरेक्शन चेंज करके कैसे जाएगा? ऐसा जाएगा क्या? नहीं नहीं, कैसे जाएगा? स्ट्राइट लाइन में जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज करके इधर चले गया स्ट्राइट लाइन, फिर इधर कोलिजन हो गया, फिर इधर चले गया, फिर इधर कोलिजन हो गया, फिर इधर चले गया, फिर इधर कोलिजन हुआ, फिर इधर आया। ऐसा रैंडम मोशन रहता है। फिर इस मोशन को अपन क्या कहते हैं? बोला बेटा कल मैंने, ब्राउनियन मोशन। फिर दो कोलिजन्स के बीच में जो रास्ते हैं वो कैसे है? स्ट्राइट लाइन है। कैसे है? स्ट्राइट लाइन। फिर ये स्ट्राइट लाइन की जो लेंथ होता है ना बेटा, उस लेंथ को अपन कहते हैं फ्री पाथ। क्या कहते हैं? फ्री पाथ। तो हमेशा फ्री पाथ सेम आता है क्या? नहीं। कभी कोलिजन देर के तो बहुत लंबी देर के बाद हो जाता है, कभी कोलिजन जल्दी हो जाता है, कभी बहुत देर लगता है, कभी मीडियम टाइम लगता है कि नहीं? तो कोलिजन और कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमेशा सेम नहीं है, अलग अलग रहता है। यानी फ्री पाथ हमेशा सेम नहीं आता है, हर कोलिजन के बाद फ्री पाथ अलग अलग आता है। तो उसका हम क्या करते हैं? एवरेज निकालते हैं। और उसको हम क्या कहते हैं? एवरेज निकालने के बाद उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ। इसका सिंबल क्या है मीन फ्री पाथ का? लैम्डा। फिर लैम्डा का टाइम के फॉर्मूला क्या बोला था? लैम्डा का 1/4 पाई रूट 2 आर स्क्वेयर एन। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। ये इंपॉर्टेंट है। इधर आर क्या है? रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल। एंड व्हाट इज एन? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पढ़े कि नहीं पढ़े बेटा? हाँ सर पढ़े हैं। सिमिलरली कोलिजन और कोलिजन, एक कोलिजन और दूसरा कोलिजन के बीच में जो टाइम गैप होता है उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। वो टाइम हमेशा सेम रहता है क्या? कोलिजन और कोलिजन के बीच में जो टाइम है वो हमेशा सेम होता है क्या? नहीं। कभी कोलिजन जल्दी होता है, कभी देर में होता है, कभी मीडियम में होता है। तो हमें उसका एवरेज टाइम निकालते हैं और उस एवरेज टाइम को अपन क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। सिंबल क्या है? टाउ। रिलैक्सेशन टाइम यानी एवरेज टाइम गैप बिटवीन टू कोलिजन्स। दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम गैप होता है उसको कहते हैं अपन रिलैक्सेशन टाइम। फिर ये 4 पॉइंट्स हो गया। फिर फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला था? जितने भी कोलिजन्स होता है सारे कोलिजन्स इलास्टिक रहता है। सारे कोलिजन्स क्या रहता है? इलास्टिक कोलिजन्स रहता है।
इलास्टिक कोलिजन यानी जब कोलिजन होता है, कोलिजन की टाइम में काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होगा, लेकिन एनर्जी लॉस नहीं होता है। एनर्जी क्या नहीं होता है? लॉस नहीं होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ तो उसको क्या कहते हैं अपन? इनएलास्टिक कोलिजन। लेकिन हम ये मान के जाते हैं कि सारे के सारे कोलिजन्स इलास्टिक कोलिजन्स होता है। समझ में आ रहे ना बेटा? अरे बोलना बेटा हाँ की ना? हाँ सर। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या पढ़े हैं? मॉलिक्यूल्स रिजिड रहता है। मॉलिक्यूल्स रिजिड रहने के कारण जब कोलिजन होगा तब बॉडी का शेप चेंज नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल बोला, मेरा चेहरा पे कोलिजन होता है तो शेप चेंज होता है, मतलब मेरा फेस जो है वो रिजिड नहीं है। लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स रिजिड मानते हैं, मतलब जब कोलिजन होगा तब शेप चेंज नहीं होगा। और क्या बोला था मैंने? मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस नहीं रहता है, यानी अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स नहीं रहता है। तो इसका कारण, इसका मतलब क्या हो गया? मतलब कोलिजन के टाइम में शेप नहीं बदल रहा है और मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहता है गैस में। पोटेंशियल एनर्जी कितना रहता है? 0 रहता है। पोटेंशियल एनर्जी इज 0। सो इंटरनल एनर्जी बोले तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है ना बेटा? राइट, ये मेन डिफरेंस है बेटा रियल गैस और आइडियल गैस का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? हाँ सर। रियल गैस मतलब जो प्रैक्टिकली गैस होता है वो रियल गैस है। जो अभी हमें इधर गैस है, इधर हवा है, वो रियल गैस है। अगर रियल गैस में मैंने ये सारे चीजें एज्यूम कर लिया तो वो होता है आइडियल गैस। यानी फॉर एग्जांपल रियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं रहता है। अगर मैं 0 मान लिया मतलब दैट इज आइडियल गैस। समझ रहे हैं ना बेटा? आर यू फॉलोइंग? फॉर एग्जांपल बेटा मैकेनिक्स में हर सरफेस को फ्रिक्शन रहता है, लेकिन न्यूटन लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करते समय उस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन में फ्रिक्शन लेते नहीं। हम मानते हैं कि सारे सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। पुलिस को वेट रहता है, मास रहता है। हम मानते हैं कि सारे पुलिस जो है वो आर मासलेस पुलिस है, यानी उसको आइडियल पुल्ली कहते हैं। वैसे इधर भी गैस को पोटेंशियल एनर्जी रहता है, लेकिन हम पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं तो वो बनेगा आइडियल गैस। असली गैस जो रियल गैस होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? बोलना बेटा हाँ की ना? हाँ सर। ये एक मेन पॉइंट है बेटा उसमें। ये सारे पॉइंट्स हम कल डिस्कस किए थे, और भी पॉइंट्स डिस्कस किए थे। क्या डिस्कस किए थे बेटा हमें? हाँ सर, ये डिस्कस किए कि हमें पूरा गैस में हर जगह डेंसिटी सेम रहेगा। नॉर्मली प्रैक्टिकली सेम रहता है क्या? नहीं रहता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से प्रैक्टिकली क्या होता है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स नीचे रहता है, कम मॉलिक्यूल्स ऊपर रहता है। तो नीचे डेंसिटी ज्यादा, कंटेनर के ऊपर, कंटेनर में ऊपर जो है वो डेंसिटी कम रहता है, नीचे ज्यादा रहता है। ये अपना कंटेनर है बेटा। सो ग्रेविटी की वजह से ज्यादातर मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएगा, कम मॉलिक्यूल्स ऊपर रहेगा। तो इधर डेंसिटी ज्यादा, इधर डेंसिटी कम, इधर ज्यादा, मतलब इक्वल नहीं रहता है। लेकिन हम आइडियल गैस में ग्रेविटी की इफेक्ट नेग्लेक्ट करते हैं, तो हर जगह पे डेंसिटी सेम रहेगा। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट लास्ट एजम्पशंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला कि हम ये मान के जाते हैं आगे चैप्टर में सारे क्वेश्चंस में जो भी गैस आता है वो आइडियल गैस ही मान के जाते हैं। मतलब आगे चैप्टर में हम जो भी न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन सब करने वाला है, जब हर क्वेश्चन में, हर सिचुएशन में जो भी गैस हम लेते हैं उसको हम आइडियली मानते हैं, कंडीशंस कुछ भी हो। लेकिन जनरली क्या होता है बेटा, जब गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा और प्रेशर बहुत कम रहता है तभी वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं, रियल गैस। असली गैस आइडियल की तरह कब बिहेव करते हैं, जब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा और प्रेशर बहुत कम। लेकिन केटी जी ये बोलते हैं कि आप ऐसा कुछ मानते मत जाओ, ऐसा कुछ लिया ना आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। आप ये मान के जाओ कि सारे गैसेस आइडियली पकड़ के जाओ, टेम्परेचर कुछ भी हो या प्रेशर कुछ भी हो। ये बोल रहा है केटी जी ने, क्योंकि ऐसा अगर पकड़ा तभी आपको आसान जाएगा, नहीं तो आपको एनालिसिस बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो फिजिक्स में आगे हर क्वेश्चन में अपने को गैस जो होता है वो आइडियल गैस ही होता है। क्लियर है ना बेटा? और हर सिचुएशन में, हर क्वेश्चन में अपन ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कौन सा? PV = nRT। इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको? आइडियल गैस इक्वेशन। सो ये सारे एजम्पशंस हमें लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, है कि नहीं बेटा? हाँ सर, पढ़े थे। आप अगर रिवीजन किया है तो अब मैं जो रिवाइज किया वो आसान जाएगा, राइट? आप अगर पहले रिवीजन नहीं किया तो अब मैं जो बात कर रहा हूं ना वो आपको बहुत फास्ट लगेगा, राइट? क्योंकि ये कल आराम से पढ़ लिया था हम, इसलिए मैंने अभी उसको रिवीजन लिया था। ये रिवीजन भी आपको डिफिकल्ट लगेगा आप अगर रिवाइज नहीं कर रहे तो, समझ रहे ना? तो मैं क्लास चालू होने से पहले आपको एक बार देखना है नोट्स में,
फिर मैं रिवाइज जो कर रहा हूं ना वो भी आपको अच्छा लगेगा। कुछ बच्चे ऐसा रहता है, अरे वेंकट सर रिवीजन लेते हैं क्लास में, हम लेने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं बेटा, आपको भी रिवाइज करना है, फिर मैं जो रिवाइज कर रहा हूं ना वो आपको बहुत अच्छे लगेगा। मतलब पॉइंट में बोलने से पहले आपके दिमाग में आ जाता है, आप खुद बोलने लगते हैं, राइट? फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। आर यू फॉलोइंग बेटा? इसलिए मैं रिवीजन करता हूं हर क्लास में, फिर भी मैं क्लास चालू होने से पहले लास्ट क्लास में क्या पढ़े हैं आप लोगों को भी रिवीजन करना है। क्लियर है ना बेटा? राइट, चलो ये हुआ था सारे एजम्पशंस ऑफ केटीजी। तो नेक्स्ट पॉइंट में अपन पढ़ेंगे बेटा आइडियल गैस इक्वेशन में। तो एजम्पशंस ऑफ केटीजी रिवीजन हो गया हमें। तो लास्ट पॉइंट क्या बोला था एजम्पशंस ऑफ केटीजी ने? सारे न्यूमेरिकल में हर कंडीशन में गैस को अपन आइडियल गैस मान सकते हैं। फिर उस आइडियल गैस के एक इक्वेशन भी दिया था हमें, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो इस गैस का ये जो इक्वेशन है बेटा आइडियल गैस के लिए, इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। सो ये इक्वेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका बहुत कई सारे फॉर्मेट्स भी है इसका, राइट? तो वो फॉर्मेट्स भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, राइट? आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, उसका डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या है। हमको फिजिक्स में लॉस पे अगर क्वेश्चन आए तो वो आइडियल गैस इक्वेशन पर ही आता है बेटा, राइट? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब लॉज हम पढ़ते हैं, लेकिन उसमें तो क्वेश्चन पूछते नहीं। मोस्टली हमें क्वेश्चन आता है ये आइडियल गैस इक्वेशन पे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पे। फिर इस इक्वेशन का बहुत सारे फॉर्मेट्स भी है, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। वो क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। वो अलग अलग तरीके से जो लिख सकते हैं ना बेटा, उसको फॉर्मूले जैसे याद रखना है, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में। समझ रहे ना बेटा? बहुत बार पूछा था उसका, राइट? मतलब आइडियल गैस इक्वेशन पहचानो बोल के 4 इक्वेशन देता है, लेकिन वो कैसे है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की तरह नहीं देते हैं। इसका इक्वेशन को बदल के दूसरी तरीके से देता है। तो वो दूसरी तरीके और 3 तरीके हैं। इसी इक्वेशन को 3 और तरीके से लिख सकते हैं। तो वो जो 3 और तरीके हैं ना वो देते हैं ऑप्शंस में। मतलब उसको अगर हम फॉर्मूले की जैसे याद रखे हैं तो डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। कई बार पूछा था नीट में ऐसा। चलो वो क्या फॉर्मेट है वो अपन देखेंगे बेटा, राइट? चलो उससे पहले मैंने आपको एक चीज प्रॉमिस किया था लास्ट क्लास में, रियल गैस आइडियल गैस की तरह हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे क्यों बिहेव करते हैं, वो रीजन बोलता हूं बोला मैंने। वो रीजन देख के फिर अपन जाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन पे, राइट? रियल गैस मतलब जो प्रैक्टिकली हमें गैस लेते हैं वो रियल गैस है, असली में जो होता है। लेकिन वो रियल गैस में कुछ चीजें हम नेग्लेक्ट करते हैं, फिर वो बन जाएगा आइडियल गैस, राइट? तो मैंने कल बताया था मेन डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस। 5th और 6th पॉइंट्स में बोला था मेन डिफरेंस है कि बेटा ये मॉलिक्यूल्स रिजिड रहता है और इंटरैक्शन फोर्सेस नेग्लेक्ट करते हैं। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ये हम पढ़े कि नहीं पढ़े? मैंने बोला था ये मेन डिफरेंस है रियल गैस और आइडियल गैस का। पोटेंशियल एनर्जी 0 तो टोटल एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। फिर मैंने बोला पोटेंशियल 0 मानते हैं आइडियल गैस में, तो टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये हम बात किया था हमें, है कि नहीं सर? हाँ सर बात किए थे। तो उसके लिए इसी को मेन पकड़ के, यही मेन डिफरेंस था, इसको ही पकड़ के अपन रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए वो हम पहचान सकते हैं। अब देखो बेटा, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। फिर आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए। आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, राइट? मतलब रियल गैस अगर आइडियल की तरह बिहेव करना है तो रियल गैस में अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 बना दिया तो इट बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। यस और नो बेटा? हाँ सर। तो रियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी 0 कैसे बनाएंगे? अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा कर दिया गैस का तो उसके सामने पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल हो जाता है। मतलब ये नियरली 0 बन जाएगा फिर उसके सामने। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा बेटा? तो अगर मुझे रियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट करना है तो उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फिर टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू ओनली काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। मतलब ये भी आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। आइडियल मतलब जो प्रैक्टिकली नहीं रहता है उसको आइडियल कहते हैं बेटा। प्रैक्टिकल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन इलास्टिक नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स रिजिड नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होता है, रहता है पोटेंशियल एनर्जी, डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होता है। मतलब कल जो एजम्पशंस हम किए थे ना वो नहीं रहता है रियल गैस में, असली गैस में।
तो असली गैस लेके मैं ये सारे एजम्पशंस कल जो पढ़ाया था वो अगर मैं मान लिया तो वी आर कंसिडरिंग दैट एज एन आइडियल गैस, वो असली गैस को हम आइडियल गैस मान रहे हैं। समझ रहे हैं ना बेटा? मतलब एक सही में हमने जो गैस लिया, हाइड्रोजन गैस लिया कंटेनर में, उस गैस में कल जो बताए थे एजम्पशंस वो सारे अगर हो रहा है मतलब वो आइडियल गैस है। वैसे तो होता ही नहीं, आइडियल का मीनिंग ही वही है, जो होता नहीं वो आइडियल है। समझ रहे हैं ना बेटा? आइडियल मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा हुए तो बहुत अच्छा है बोल के, राइट? वैसी गैस को हम आइडियल गैस। फॉर एग्जांपल सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, पुल्ली को मास नहीं है तो बहुत अच्छा है, मतलब जो पुल्ली मास नहीं है वो आइडियल मानते हैं अपन, लेकिन वैसे तो होता ही नहीं। सो आइडियल गैस, रियल गैस। रियल गैस मतलब जो असली में होता है। रियल गैस में डेंसिटी अलग अलग रहता है, कोलिजन इनइलास्टिक होता है, तो मानते हैं कोलिजन इलास्टिक रहे तो अच्छा है, आसान है हमें एनालिसिस। मॉलिक्यूल्स रिजिड रहे तो एनालिसिस अच्छा है, इजी होता है। तो अगर वैसे सारे मैंने मान के लिया तो देन दैट विल बिकम एन आइडियल गैस। सो एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगा? तो फर्क क्या है रियल गैस और आइडियल गैस में? रियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी रहता है गैस को, आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं। तो रियल गैस अगर आइडियल गैस की तरह बिहेव करना है तो रियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी भी नेग्लिजिबल करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लिजिबल करना है तो दो तरीका है, एक काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा करो तो उसके सामने पोटेंशियल एनर्जी बहुत छोटा हो जाएगा तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। दूसरा तरीके है मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस या रिपल्शन फोर्सेस अगर है उसको कम करना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो दो रास्ते हैं, तो दोनों भी करेंगे अपन। तो एक है काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ाना है, गैस का काइनेटिक एनर्जी अगर बहुत बढ़ाना है तो उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ाना है। तो हमें मालूम है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस, थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्टिंग में सिखाया था, टोटल काइनेटिक एनर्जी F/2 nRT। अगर T बहुत बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो एक कंडीशन ये समझ में आए कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होनी चाहिए ताकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसके सामने पोटेंशियल एनर्जी कम लगेगा। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू को कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? अगर मैं गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स होता है, उसको अगर कम किया तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होता है। तो एक चीज ध्यान से सुनो बेटा, दो पार्टिकल्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी को अगर कम करना है तो उनके बीच में गैप को बढ़ाना पड़ेगा। पार्टिकल्स कितने पास में आता है उनके बीच में फोर्सेस उतना ज्यादा होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी उतना ज्यादा होता है। वो अगर दूर रह गया, दूर हो गया तो उनके बीच में फोर्स कम हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी फोर्स कम होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाता है। समझ रहे हैं ना बेटा? तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। गैप बढ़ाने से क्या होता है? उनके बीच में फोर्स कम हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होता है। तो गैप बढ़ाना है पार्टिकल्स के बीच में तो प्रेशर कम करना है। इधर ध्यान से सुनो बेटा, इधर देखो सब लोग, ये देखो बेटा, ये कंटेनर है बेटा, कंटेनर में ये पिस्टन है, अंदर सारे गैस मॉलिक्यूल्स, अंदर सारे क्या है बेटा? गैस मॉलिक्यूल्स। अगर ये पिस्टन को मैंने कंप्रेस किया है, ऐसा दबाया है, तो प्रेशर बढ़ा रहा हूं ना, मैं क्या कर रहा हूं? गैस का प्रेशर बढ़ा रहा हूं। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है? कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस हुए तो क्या पास में आता है ना मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स पास में आया तो उनके बीच में फोर्सेस डेवलप होता है, फोर्सेस डेवलप हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी भी आता है। तो हमें क्या करना है? प्रेशर कम करना है, मतलब पिस्टन को ऊपर लेके जाना है। पिस्टन को अगर ऊपर लेके गया तो रिलैक्स हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, तो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाता है। तो दूर दूर चले गया तो उनके बीच में फोर्स खत्म हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी खत्म हो जाता है। तो एक रियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी को खत्म करना है तो ये देखो बेटा, रियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी को खत्म करना है तो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ाना है। पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ाना है तो प्रेशर को क्या करना है? कम करना है। समझ में आ रहा है ना बेटा? सो एक रियल गैस और एक आइडियल गैस के बीच में फर्क क्या है? रियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहता है, ये मेन फर्क है। तो एक रियल गैस को आइडियल गैस बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ाना है, उसका पोटेंशियल एनर्जी को खत्म करना है, कम करना है। तो काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ाना है तो टेम्परेचर मस्ट बी हाई, पोटेंशियल एनर्जी कम करना है तो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ाना है, मतलब प्रेशर कम करना है।
अगर ये दोनों चीजें कर दिया मैंने, टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर कम किया, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, तो काइनेटिक के सामने पोटेंशियल को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, देन पोटेंशियल एनर्जी नियरली जीरो बन जाएगा, मतलब रियल गैस आइडियल गैस बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? केमिस्ट्री में आप लोग जो कंडीशन पढ़ते हैं ना बेटा, रियल गैस आइडियल बनना है तो टेम्परेचर मस्ट बी हाई, प्रेशर मस्ट बी लो, आप रटते हैं, फिर बाद में कंफ्यूज होता है कौन सा हाई कौन सा लो, तो उसका रीजन समझ के लो तो कभी कंफ्यूजन नहीं आता है। मेन डिफरेंस क्या है उसको खत्म करने का, रियल और आइडियल में डिफरेंस जो है उसको खत्म किए तो फिर रियल आइडियल के जैसे बिहेव करेगा। तो डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। रियल में पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, आइडियल में नहीं रहेगा, तो रियल गैस में उसका पोटेंशियल एनर्जी को मैंने अगर नेग्लिजिबल कर दिया तो वो बनेगा आइडियल। तो नेग्लिजिबल कैसे करना है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा करना है, प्रेशर बहुत कम करना है, फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल हो जाएगा, देन रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। समझ में आया ना बेटा? आर यू फॉलोइंग? हाँ सर। सो द कंडीशन फॉर ए रियल गैस टू बिहेव एज एन आइडियल गैस इज हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। याद रखो बेटा, when will the real gas behaves as an ideal gas? At high temperatures and low pressures. क्लियर है? ये दिमाग में रखो। लेकिन केटीजी क्या बोलते हैं आगे चैप्टर में, जो भी न्यूमेरिकल हो हमेशा हाई टेम्परेचर लो प्रेशर होता है क्या? न्यूमेरिकल में नहीं होता है। तो हमेशा गैस आइडियल बनता है क्या? नहीं बनता है। लेकिन केटीजी बोलते हैं हमेशा आइडियल ही मान के जाओ, उसका टेंशन मत लो आइडियल रियल का, फिर आपको बहुत डिफिकल्ट जाता है एनालिसिस करने में। तो जो भी सिचुएशन हो, टेम्परेचर हाई होनी चाहिए, प्रेशर लो होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं रहे तो भी आप गैस को आइडियल गैस ही मानते जाओ। ये केटीजी ने बोला था हमको, तो हम वही मानेंगे। समझ रहे ना बेटा? लेकिन असली में कंडीशंस क्या होनी चाहिए? अगर रियल को आइडियल बनना है तो टेम्परेचर मस्ट बी हाई, प्रेशर मस्ट बी लो। केटीजी ने लास्ट एजम्पशन में हमें बोला था कि अंडर एनी कंडीशंस, मतलब टेम्परेचर कुछ भी हो या प्रेशर कुछ भी हो, ट्रीट ऑल गैसेस एज आइडियल गैसेस, ट्रीट ऑल गैसेस एज आइडियल गैसेस, एंड यू कैन यूज दिस इक्वेशन एनीवेयर, एंड यू कैन यूज दिस इक्वेशन फॉर एनी गैस अंडर एनी कंडीशंस। बोला कि नहीं बोला? चेक करो कल का लास्ट पॉइंट, 7th पॉइंट। हाँ सर बोले। तो इस इक्वेशन को अपन क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। आज का क्लास का टॉपिक यही है अपना, आइडियल गैस इक्वेशन। ये आइडियल गैस इक्वेशन का कई सारे फॉर्मेट्स है, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मेट्स क्या है अपन आज की क्लास में देखेंगे। क्लियर है क्या बेटा? हाँ सर। चलो बेटा, कीप द साइड हेडिंग ऑल ऑफ यू, आइडियल गैस इक्वेशन। So let's enter the class, today's class, ideal gas equation. Ideal gas equation. So ideal gas equation ऐसा होता है बेटा, 4 फॉर्मेट्स में होता है। PV is equals to nRT is the main ideal gas equation. इसमें P यानी क्या है बेटा? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, यानी प्रेशर, गैस ने कितना प्रेशर दे रहा है, कंटेनर के अंदर जो गैस है वो प्रेशर देता है, तो कितना दे रहा है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ऑलरेडी PVT के बारे में आपको मालूम है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं। एक गैस का हालत 3 चीजें देता है, कौन? उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम और उसका टेम्परेचर। ये वही है PVT। V यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। T यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है सर? टेम्परेचर इन केल्विन। अगर गैस की टेम्परेचर केल्विन में लिया है तो उसको कहते हैं अपन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट temperature of the gas. What is N? Number of moles of gas. हमें कितने मोल्स लिया था गैस का? Number of moles of gas. And R आपको मालूम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या है बेटा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यूज भी मालूम है आपको R का। कैलोरीज में लिखे तो जूल्स में लिखे तो 8.314, कैलोरीज में लिखे तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। नेक्स्ट T सारे हो गया, राइट? सो दिस इज द मेन आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब मैंने एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में n मोल्स ऑफ गैस लिया है, n मोल्स ऑफ गैस लिया है, फिर ये पूरा कंटेनर का वॉल्यूम V और गैस का टेम्परेचर T।
कंटेनर जितना वॉल्यूम रहेगा गैस भी उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस V यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, जिसको हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से बरोबर ले सकते हैं। सो कंटेनर का वॉल्यूम V है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस भी V है। फिर ये कंटेनर के अंदर कितना गैस लिया था, n मोल्स ऑफ गैस लिया था। फिर ये कितना प्रेशर दे रहा है, P प्रेशर दे रहा है, वॉल्यूम V ऑक्यूपाई किया और उसका टेम्परेचर T। देन द इक्वेशन इज PV इज इक्वल्स टू nRT। सो एक आइडियल गैस का न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करना है तो उस आइडियल गैस के पास तीन चीजें रहता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो उन तीन चीजों के बीच में रिलेशन जो है वो हमें मालूम होनी चाहिए, फिर उसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो वो तीन चीजों के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को ही हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। और वो रिलेशन क्या है, PV इज इक्वल्स टू nRT। क्लियर है ना बेटा? रियल गैस के लिए ये इक्वेशन नहीं चलता है। फिर कैसे सर, हमें रियल गैस को लेना ही नहीं ना। केडीजी वही बोल रहा है, आगे पूरा सारे गैसेस को आइडियली मानते जाओ, कंडीशंस कुछ भी हो, टेम्परेचर कुछ भी हो, प्रेशर कुछ भी हो, आइडियल मान के जाओ बोला ना, तो हमें टेंशन नहीं है। केमिस्ट्री में आपको आता है कभी रियल गैस के बारे में, तो उधर आप लोग यूज करते हैं वैन डर वाल इक्वेशन, याद आए क्या? हाँ सर, राइट। सो हमें उतना टेंशन नहीं है, फिजिक्स बहुत आसान है बेटा, फिजिक्स में ज्यादा डेप्थ में नहीं है, थोड़ा सा ही था। तो वो कितना है, सिर्फ आइडियल गैस लेने का हमेशा। तो आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो इसका तीन और फॉर्मेट है, वो क्या है सर, वो अपन देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मेट्स डायरेक्ट पूछेगा, वो फॉर्मूला डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में, कई बार पूछा भी था। तो पहले ये नोट डाउन करो, बाकी तीन क्या है वो अपन देखेंगे फटाफट। पूरा नोट डाउन करो बेटा अच्छे से। चलो नोट डाउन किया है, तो लेट्स मूव टू द अदर थ्री फॉर्मेट्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। बहुत सिंपल सा डेरिवेशंस है बेटा, डेरिवेशंस आपको याद रखने की जरूरत नहीं बेटा, कोई नहीं पूछने वाला है, बस फाइनल रिजल्ट आपको याद होनी चाहिए। सो लेट्स गो टू द सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमें मालूम है PV इक्वल्स टू nRT। लेट्स मूव टू द सेकंड वन। सो लेट्स टेक द सेम थिंग, PV इज इक्वल्स टू nRT। व्हाट इज V? वॉल्यूम ऑफ द गैस। Density equals to mass upon volume, so volume is equals to mass of the gas upon density। क्लियर है ना बेटा? हाँ सर क्लियर है। फिर अब देखो इज इक्वल्स टू nRT। n यानी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं अपन, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलार मास। मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलार मास इंटू R इंटू T। ये मालूम है ना बेटा, मोल कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू टोटल मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, राइट। फिर अब देखो बेटा, दोनों साइड टोटल मास कैंसिल हो जाता है। फिर P, प्रेशर P इज इक्वल्स टू रो, इधर आ जाएगा, सो रो RT अपॉन कैपिटल M। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। सो आइडियल गैस का अलग अलग फॉर्मेट्स है, एक है PV इक्वल्स टू nRT, उसी को ऐसा भी लिख सकते हैं डेंसिटी की टर्म्स में, P इज इक्वल्स टू रो RT बाई कैपिटल M। इसमें रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी ऑफ द गैस। एंड व्हाट इज M? मोलार मास ऑफ द गैस। मोलार इंपॉर्टेंट है बेटा, मोलार मास ऑफ द गैस। चलो नोट डाउन करो बेटा, ये सेकंड फॉर्मेट है, लिख के लो फटाफट अच्छे से। चलो नोट डाउन किया है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड फॉर्मेट। बेटा इधर आ जाओ सब लोग, थर्ड फॉर्मेट। सो यही लेते बेटा अपन, PV इज इक्वल्स टू nRT। PV इज इक्वल्स टू nRT। सो PV इज इक्वल्स टू n यानी क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ना। तो नंबर ऑफ मोल्स को ऐसा लिख सकते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। लिख सकते क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है। सो n मोल्स में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, तो ये आपको मालूम है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होता है, यानी एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होता है। 2 मोल्स में इंटू 2, 3 मोल्स में इंटू 3, n मोल्स में इंटू n। सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ मोल्स। फिर इससे स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, इससे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, है कि नहीं बेटा? हाँ सर। सो वही यूज किया बेटा मैंने इधर। सो ये हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इंटू R इंटू T। अब इधर एक चीज आपको याद रखना है बेटा, इधर देखो, R इज ए कांस्टेंट,
है कि नहीं बोलो? हाँ सर कांस्टेंट है। एन ए यानी एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर इज आल्सो ए कांस्टेंट 6.023 इंटू 10^23। हाँ सर वो भी कांस्टेंट ही है। सो एक कांस्टेंट दूसरा कांस्टेंट दोनों डिवाइड किए तो और एक कांस्टेंट आ जाएगा। सो ये R अपॉन NA इज अनदर कांस्टेंट, दिस R अपॉन NA इज अनदर कांस्टेंट, उसको अपन कहते हैं K, नहीं तो कुछ लोग KB भी लिखते हैं, कैसे भी। व्हाट इज दिस KB सर? इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है बेटा ये? बोल्ट्जमैन। याद आ रहा है क्या एक एक चीजें केमिस्ट्री से है? हाँ सर ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो मैंने R अपॉन NA की जगह क्या लिखूंगा? K लिखूंगा। सो इधर से इक्वेशन क्या आता है मेरे को? PV इज इक्वल्स टू R अपॉन NA की जगह मैं लिख देता हूं KB। ऑलरेडी इधर एक N है, N इंटू K नहीं तो KB, कैसे भी। कुछ लोग K लिखते हैं, कुछ लोग KB लिखते हैं, इंटू T। दिस इज अनदर फॉर्मेट। इसमें N यानी क्या है? व्हाट इज N? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक गैस में कितने मॉलिक्यूल्स है, जो भी गैस हम लिए थे उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, दैट इज कैपिटल N। सो ये तीसरा फॉर्मेट हो गया। एक PV इक्वल्स टू nRT, दूसरा हमने इधर किया था, देखो बेटा दूसरा क्या आया, देखो P इज इक्वल्स टू रो RT बाई M। तीसरा PV इज इक्वल्स टू कैपिटल N KT। क्लियर है ना बेटा? चलो ये पूरा नोट डाउन कीजिएगा, सेकंड और थर्ड नोट डाउन करो बेटा अच्छे से। पूरा नोट डाउन किए तो विल मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मेट। 4 डिफरेंट फॉर्मेट्स है बेटा आइडियल गैस इक्वेशन का, नोट डाउन करो। अच्छा पूरा नोट डाउन किए हैं, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ फॉर्मेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फोर्थ वाला। इसको बहुत बार डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे थे क्वेश्चन एग्जाम में, नीट के एग्जाम में और जेईई के एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे थे। फोर्थ वन ये इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार दे दो। इसको क्या देना है? हाँ 5 स्टार देना है। जो भी न्यूमेरिकल पूछे हैं आइडियल गैस इक्वेशन का, वो न्यूमेरिकल्स भी इसी फॉर्मेट के ऊपर ही पूछा था बहुत बार, राइट। सो ये क्या है सर फॉर्मेट? अब देखो हमें तीसरे फॉर्मेट क्या आया? PV इज इक्वल टू NKT आया कि नहीं आया? हाँ सर आया है। K नहीं तो KB, कैसे भी। कुछ लोग भी लिखते नहीं, मैं भी अवॉइड करता हूं। ये देखो बेटा, अब इधर मैं ऐसा करूंगा, वॉल्यूम को मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। व्हाट इज दिस मास? किसका? टोटल गैस का। टोटल मास बाय टोटल डेंसिटी लेना है। सो पूरा गैस का मास, तो पूरा गैस में कितने मॉलिक्यूल्स है? N मॉलिक्यूल्स है। पूरा गैस में कितने मॉलिक्यूल्स है? N मॉलिक्यूल्स है। और एक मॉलिक्यूल का मास कितना? मैंने पकड़ूंगा म्यू। एक मॉलिक्यूल का मास कितना पकड़ूंगा? म्यू। फिर पूरा मास क्या आता है गैस का? N म्यू आता है। एक देखो बेटा, म्यू यानी एक मॉलिक्यूल की मास है। म्यू यानी कितना? एक मॉलिक्यूल की मास है। मुझे पूरा गैस की मास चाहिए, पूरा गैस का। पूरा गैस में कितना मॉलिक्यूल्स है? N मॉलिक्यूल्स है। कितना मॉलिक्यूल्स है? N मॉलिक्यूल्स। तो मुझे N मॉलिक्यूल्स का मास चाहिए। तो एक मॉलिक्यूल का मास क्या पकड़ा मैंने? म्यू। फिर 2 मॉलिक्यूल्स का, एक चॉकलेट का कॉस्ट म्यू, फिर 2 चॉकलेट्स का इंटू 2, 3 चॉकलेट्स का इंटू 3, N चॉकलेट्स का इंटू N। सो टोटल मास हो गया N इंटू म्यू। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इंटू कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, फिर टोटल डब्बे का कॉस्ट आएगा। वैसे पूरा गैस का मास चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एक मॉलिक्यूल का मास, फिर पूरा गैस का मास आएगा। सो टोटल मास को N इंटू म्यू लिखा हूं मैं, समझ रहे हैं ना बेटा? वही किया था मैंने। ये सब केमिस्ट्री की मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं आप लोग। सो टोटल मास ऑफ द गैस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू म्यू। म्यू यानी मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल्स टू N KT। फिर दोनों तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कट जाएगा। फिर अब देखो बेटा हमें क्या आता है, देखो P इज इक्वल्स टू रो को इधर लेके आऊंगा, रो KT डिवाइडेड बाय म्यू। ये फोर्थ फॉर्मेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट ये फॉर्मूला दिया था क्वेश्चन में पूछा था डेंसिटी ऑफ द गैस इज रो, मॉलिक्यूलर मास इज स्मॉल m, म्यू कुछ भी देता है, हम म्यू पकड़ा, उन्होंने क्वेश्चन में जो दिया वो लेने का उधर। समझ रहे ना बेटा? हमें म्यू पकड़े थे, कंफ्यूजन नहीं होना है बोल के।
राइट। सो उन्होंने देता है डेंसिटी रो, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज म्यू, नहीं तो यम बोलते हैं कभी, राइट। फिर टेम्परेचर इज कैपिटल टी, फिर प्रेशर क्या होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रो के टी बाई म्यू। अगर उन्होंने वन मॉलिक्यूल का मास म्यू दिया तो म्यू लिखो, स्मॉल एम दिया तो स्मॉल एम लिखो, कैपिटल एम दिया तो कैपिटल एम लिखो, लेकिन इधर कंफ्यूजन नहीं होना है बोल के हमें क्या किया था बेटा, मैंने हमेशा टोटल मास ऑफ द गैस को स्मॉल एम लिया था, मैंने टोटल मास ऑफ गैस। इधर हमें जो किया था, मैंने जो करवाया था उसमें ऐसा लेता हूं मैं हमेशा, कैपिटल एम मींस मोलार मास ऑफ द गैस, म्यू को मैं लेता हूं मॉलिक्यूलर मास। सब अलग अलग लिया ना तो कंफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन एग्जाम में उन्होंने कुछ भी दे सकते हैं ना, मॉलिक्यूलर मास हमें म्यू लिया तो एनटीए वाले उसको म्यू ही देना बोल के जरूरी नहीं है, कभी एनटीए वाले उसको स्मॉल एम बोलते हैं तो म्यू की जगह आप स्मॉल एम लिख देना। समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन अपने फॉर्मूले में मैंने जो फॉर्मूले दिए हैं उसमें स्मॉल एम बोले तो टोटल मास ऑफ द गैस, कैपिटल एम बोले तो मोलार मास, म्यू बोले तो मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है ना बेटा? चलो ये पूरा नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से, फटाफट पूरा नोट डाउन करो बेटा। चलो हो गया है। तो हमें 4 इक्वेशन पढ़ चुके हैं बेटा आइडियल गैस के बारे में। क्या क्या है वो 4 इक्वेशन? इधर आओ बेटा, क्या है वो 4 इक्वेशन? ये देखो बेटा, पहला हो गया PV इज इक्वल्स टू NRT, दूसरा हो गया P इज इक्वल्स टू रो RT बाई कैपिटल M, तीसरा हो गया PV इज इक्वल्स टू कैपिटल N KT, फोर्थ हो गया P इक्वल्स टू रो KT बाई M। उसमें N यानी नंबर ऑफ मोल्स, रो यानी डेंसिटी, कैपिटल M मोलार मास, K यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी क्या होता है? R अपॉन एवोगैड्रो नंबर, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। म्यू यानी मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तगड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये समझ में आया ना बेटा? चलो ये हुआ था आइडियल गैस इक्वेशन और उसके 4 फॉर्मेट। समझे ना बेटा? क्लियर है ना? राइट। अब देखो बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन में हमें गैस का टेम्परेचर क्या लिया था? सेल्सियस में लिया या केल्विन में? केल्विन में लिया ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T। और इस चैप्टर में आगे जितना भी डेरिवेशन करूंगा सारे ये आइडियल गैस से ही चालू होता है। ये मेन इक्वेशन है, इससे ही चालू होता है। मतलब हर जगह पे जो टेम्परेचर आता है वो केल्विन का ही आता है। इसलिए केटीजी चैप्टर और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में कभी भी टेम्परेचर को सेल्सियस में नहीं लेना है, ऑलवेज किस में लेना है? केल्विन में लेना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है। क्लियर है बेटा? हाँ सर क्लियर है बेटा। ये उम्मीद रखता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आया होंगे। चलो बेटा, आप क्या करते हैं, इसको अच्छे से रिविजन करो और आप केमिस्ट्री का स्टेट्स ऑफ मैटर भी एक बार रिविजन करो, फिर कल के क्लास में अपन इसके आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्लियर है ना बेटा? चलो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, प्रैक्टिस फिजिक्स वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।